नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी और कांग्रेस के बीच सड़क से लेकर संसद तक सियासी घमासान छिड़ गया है। अब यह लड़ाई कर्नाटक के चुनावी मैदान में होगी और अब से ठीक 1.5 घंटे बाद कर्नाटक चुनाव का बिगुल बजने वाला है। दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। कर्नाटक की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को खत्म हो रहा है और उससे पहले राज्य में चुनाव जरूरी है। पिछली बार कर्नाटक में मई 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। कर्नाटक में साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 224 सीटों में से कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 104 सीटें हासिल हुई थी। वहीं जेडीएस के खाते में 37 सीटें आई थी और वहीं इससे पहले 2013 के चुनाव में कांग्रेस को 122 जबकि बीजेपी और जेडीएस के खाते में 40-40 सीटें आई थी। तो कुल मिलाकर अब इस बार का जो चुनाव होना है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अगर हम 2018 चुनावों की बात करें तो किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था और 24 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आज सुबह 11:30 बजे इलेक्शन कमीशन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं, जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब जो लड़ाई होगी वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कर्नाटक के रण में होगा, क्योंकि बीजेपी इस वक्त वहां सत्ता में है, लेकिन पिछली बार वहां पर कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा था 2013 में वो जबरदस्त था, लेकिन 2018 में वो नहीं कर पाई। बीजेपी ने कमाल करते हुए अपनी धाक जमा ली। लेकिन आपको बता दें, देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए, पॉलिटिकल एडिटर, साथ ही हमारे साथ टी राघवन भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अब से थोड़ी देर बाद ही ऐलान तो हो जाएगा, लेकिन बीजेपी के लिए रास्ता कितना कठिन है या बीजेपी ने अपनी प्लानिंग पहले से ही कर ली है? निश्चित तौर पर रास्ता आसान नहीं है, काफ़ी कठिन है। बहुत सारी चुनौतियां हैं बीजेपी के रास्ते में कर्नाटक चुनाव को लेकर, और पार्टी के टॉप लीडरशिप को, बड़े नेताओं को जो दिल्ली में बैठे हैं या जो कर्नाटक में बैठे हैं प्रदेश के नेता, मुझे लगता है कि उनसे बातचीत कीजिए तो ये बात समझ में आता है कि उनको ग्राउंड सिचुएशन का एहसास है। और उस लिहाज से आप देखें तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। हालांकि बीजेपी के नेता ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे जब वहाँ पर शुरू होंगे चुनावी दौरे, तो उसके बाद काफ़ी मोमेंटम पकड़ेगा। और अभी ऑलरेडी बीजेपी के नेता ये मानकर चल रहे हैं कि मोमेंटम उनकी तरफ आना शुरू हो गया है। लेकिन चुनौतियां निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा हैं और उसके कई सारे फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर तो ये कि उनके जो सबसे पॉपुलर लीडर हैं येदियुरप्पा, अभी वो मुख्यमंत्री नहीं हैं, और ऐसे में समझा जा सकता है कि जो येदियुरप्पा के समर्थक हैं उनके अंदर वो जोश, वो आग शायद ना रह पाए जो कि येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए होती। दूसरी चीज़ की जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनका वैसा कोई करिश्मा नहीं। तीसरी चीज़ की बहुत सारे अभियान कांग्रेस पार्टी चला रही है, चाहे करप्शन का मामला हो या महंगाई का मसला हो, तो इन सारी चीज़ों को लेकर वो ऑलरेडी कर्नाटक की राज्य सरकार पे हमलावर है और वहाँ पर एक नैरेटिव जो चलाया जा रहा है, जो खासतौर पे सोशल मीडिया में देखें, जो शहरी क्षेत्र है उसका असर उस पर पड़ सकता है। तो ये सारी चुनौतियाँ वहाँ पे हैं। लेकिन बीजेपी ये मानकर चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और येदियुरप्पा को पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखा जाना, लगातार चुनाव में महत्व दिया जाना, उनके बेटे को विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें येदियुरप्पा समर्थकों के लिए एक तरह से संजीवनी का काम करेंगी, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिहाज से। दूसरी चीज की पीएम मोदी सबसे बड़ा फैक्टर किसी भी चुनाव में बीजेपी के लिए रहते हैं। कर्नाटक में भी वो मान के चल रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग का जो एक नया फॉर्मूला लागू किया गया है रिजर्वेशन को लेकर, उसमें बीजेपी बहुत ज्यादा होपफुल है। वो कालिंगा समुदाय जो कि आमतौर पर 2019 को छोड़ दें तो बीजेपी के पक्ष में कोई बहुत ज्यादा वोट करता नजर नहीं आता रहा है, इस बार वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो वोट करेगा। SC ST पे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें एक तरफ अगर चुनौतियां हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के तर्कस में ये सारे तीर हैं। और इसको लेकर देवेंद्र, बीजेपी ने अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी और इसीलिए बीजेपी के लिए अक्सर कहा जाता है कि वो हमेशा चुनावी मोड में बनी रहती है। टी राघवन का भी रुख कर लेते हैं। टी राघवन, किस प्रकार की तैयारी कर्नाटक में है? और सवाल ये भी है कि क्या बसवराज बोम्मई या फिर BS येदियुरप्पा, किसके हाथ में बीजेपी इस बार अपनी कमान देगी? किस पर भरोसा जताया जाएगा? जी देखिए, जैसा देवेंद्र कह रहे थे, महीने 1.5 महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि इस बार बीजेपी जो है बहुत पीछे रहने वाली इन चुनाव में, जिस तरह का मोमेंटम यहाँ पर दिख रहा था। लेकिन उसके बाद इस साल में आप अंदाज़ा लगाइए, प्रधानमंत्री अब तक 7 बार आ चुके हैं और तकरीबन 80,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का उन्होंने यहाँ पर शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है। तो ज़मीन पर थोड़ा सा अब देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है अपने कैंपेन के थ्रू, प्रधानमंत्री के दौरों के जरिए थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ती यहाँ पर नजर आ रही है। जो नैरेटिव जिसकी बात देवेंद्र भी कर रहे थे, कांग्रेस एक हद तक वोटर्स के बीच में ले जाने
दिलाने में कामयाब हो पाई है कि जो बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली जो पिछले 2.5 साल की सरकार है वो उतना ज्यादा करिश्माई नेतृत्व न तो मुख्यमंत्री दे पाए हैं और न ही सरकार परफॉर्मेंस कर पा रही है। ये बात अब कह सकते हैं कि जमीन पर दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा इन चीजों को बदल रहा है और आने वाले दिनों में कितने और ऐसे दौरे होते हैं जो बीजेपी की तरफ स्टिल्ट कर दे इस चुनाव को, वो देखना जरूरी होगा। बहुत महत्वपूर्ण लेकिन बात यह है कि इस कर्नाटक के कुरुक्षेत्र में अमित एक बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दोनों ही पार्टियों के लिए है। बीजेपी को दक्षिण का दुर्ग बचाना है और कांग्रेस अगर ये चुनाव हारती है तो जाहिर तौर पर कर्नाटक मैं एक बात जोड़ देना चाहता हूं, मैं जोड़ देना चाहता हूं क्योंकि इसका जवाब मैं आपसे भी चाहता हूं और देवेंद्र से भी मैं चाहूंगा, क्योंकि अगर आपको याद होगा 2018 में जब चुनाव हुआ तो हालात क्या बने थे। 104 बीजेपी के खाते में आए थे, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बना ली थी, जो सरकार गिर गई थी क्योंकि बहुमत नहीं साबित कर पाए थे। उसके बाद कुमारस्वामी बने। वैसे हालात क्या अब ऐसा लग रहा है कि वैसे हालात फिर से ना बन जाए, क्योंकि वो तो बहुत खतरनाक हालात हो जाते हैं। सरकार किसी की, आप भले ही ज्यादा सीटें लेके आ जाए लेकिन सरकार आपकी बनती नहीं है। देखिए वैसे हालात कैसे बनते हैं उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जेडीएस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओल्ड मैसूर रीजन की 61 सीटों पर उसका जबरदस्त प्रभाव है। अलावा उसके नॉर्थ कर्नाटका में, चाहे वो कल्याण कर्नाटका रीजन हो, सेंट्रल कर्नाटका रीजन हो, जहां जहां पर वोक्कलिगा समुदाय जो है वो जहां पर उसका दबदबा है, जेडीएस को वो हमेशा एक मुश्त वोट देते आए हैं और ऐसे में लगता है कि इस बार भी जेडीएस कम से कम 35 से 38 या 40 सीटों तक जीत जाएगी। जब एक रीजनल पार्टी 40 सीटें जीत जाती है तो उसके बाद फिर एक कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर दो नेशनल पार्टीज जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो जाती है और यही कमोबेश हमने देखा है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि येडियुरप्पा जो बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता हैं, जिन्होंने हमने अनुभव किया था कि 2 महीने पहले तक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व। इसी का छोटा सा जवाब हम देवेंद्र से भी ले लेते हैं। देवेंद्र, आपको याद होगा 2018 में जो हुआ था, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हालात बने हुए हैं, दोनों बहुत ही टफ फाइट लग रहा है, नेक टू नेक फाइट अभी लग रहा है। आपको क्या लगता है बीजेपी क्या सोच रही होगी कि 2018 के वो सेम सिचुएशन फिर से रिपीट ना हो जाए? और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि जो ग्राउंड सिचुएशन है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ऑलरेडी काम कर रहा होता है। अपोजिशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकत दिखा रहा है। कर्नाटक में प्रदेश के लीडरशिप जो कांग्रेस का है वो ऑलरेडी पॉपुलर लीडरशिप उनके पास है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुकाबले को कठिन बना रही हैं। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन बीजेपी के नेता ये मानकर चल रहे हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, वो ये मानकर चल रहे हैं कि जैसे जो लिंगायत वोट बैंक जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली वोट माना जाता है कर्नाटक में, वो येदियुरप्पा के सहारे फिर से बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा, क्योंकि येदियुरप्पा को बीजेपी बहुत ज़्यादा प्रमुखता दे रही है, भले ही अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। दूसरी चीज़ जो बीजेपी का भरोसा इस बात पर लेके है कि वोकालिंगा कम्युनिटी उनके पक्ष में वोट करेगी। SC/ST को के रिजर्वेशन में जो इजाफा किया गया था उसको वो अपने पक्ष में मान रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग रिजर्वेशन को लेकर जो एक नया कार्ड खेला गया है इसको वो अपने पक्ष में मान रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके सहारे बीजेपी के नेता ये उम्मीद कर रहे हैं कि पार्टी इस बार के चुनाव में भी अच्छा करेगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के किसी भी नेता से बात कीजिए, वो इस बात को मानेंगे कि हाँ, कर्नाटक की चुनौती आसान नहीं है, कर्नाटक की चुनौती बहुत गंभीर चुनौती होने जा रही है। बिल्कुल चुनौती गंभीर है देवेंद्र, लेकिन जैसा कि अभी टी राघवन कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि 1.5 महीने पहले तक वहां पर माहौल बिल्कुल विपरीत था, लेकिन अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री का दौरा हुआ और पिछले 1.5 महीनों में जिस तरह से बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकी है, सब कुछ कर्नाटक में बदला हुआ नजर आ रहा है। आप दोनों का फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।